पवार साहब इज अ मैन हु अंडरस्टैंड्स पॉलिटिकल साइंस। आज मेरा नाम क्लाइड क्रास्टो है, आपके सामने जय श्री राम बोलता हूँ, मैं मानता हूँ राम जी में, जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। मुझे मत कहिए क्या बोलना है, मेरे दिल से आवाज़ आएगी तो मैं बोल दूंगा। आपकी पार्टी की जो स्थिति है उसको देखकर एक शेर याद आ रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों से कहा दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कबीरा गर न कर, कबू न हंसे कोई, अभी नाव समंदर में है, न जाने कब क्या हुए। अच्छे लोग जब तक राजकारण में नहीं आएंगे तब तक राजकारण आप जिस हिसाब से सोचते हैं, अगर पॉलिटिक्स इज डर्टी हो रहेगा। भारत माता की जय तो सबको बोलना पड़ेगा कि भारत हमारा है, इंडिया भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। तो आप कहोगे कि मैं भारत माता की जय बोल, मैं तुम्हारे बोलने पर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्योंकि मेरे भारत माता की जय है, मुझे पता है, हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि सुप्रिया ताई जीतेगी। क्यों? इसलिए कहता हूँ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उन्होंने काम किया है। नमस्कार, नवभारत के और नवराष्ट्र के डिजिटल दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। हमने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हम विभिन्न पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जिसका नाम है एनबीटी संवाद, और जिसके तहत आज हमारे साथ हैं राका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो जी। आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में। नमस्कार आप सबका। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल है, किस तरह की आपकी पार्टी रणनीति, किस तरह से प्रचार का काम चल रहा है? देखिए, जैसे हर पार्टी का एक उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्या होता है कि जब चुनाव आते हैं, काफ़ी सारे नेता जो ऐसे हैं सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो है शरद चंद्र पवार साहब, आप सभी को ये जानकारी होगी कि वो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, रोज़ लोगों से मिलते हैं, और सिर्फ अपने निवास स्थान या ऑफिस या कार्यालय में नहीं मिलते, वो गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर, मतलब जितने भी लोग हैं उनके साथ संपर्क करते हैं। एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल की बात है, वो बारामती में कहाँ एक मीटिंग ले रहे थे कॉर्नर, और वहाँ एक 90 वर्ष के जो एक वृद्ध जो है वो वहाँ सामने बैठे थे, और उन्होंने नाम से उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा आप गुरुजी हैं, और उन्होंने कहा हाँ मैं गुरुजी हूँ, मुझे गुरुजी कहते हैं। मतलब लोगों से मिलना, लोगों तक पहुँचना। तो इस तरह की आप जैसे सवाल आपने किया कि क्या रणनीति है, क्या आगे आप कर रहे हैं, तो लोगों तक जाना, लोगों तक अपने प्रचार करना, हमने क्या काम किया है, क्या काम करेंगे लोगों के लिए, हमारे लिए मतलब क्या प्लान है, वो सब लेकर हम लोगों तक जाते हैं और लोगों को बताएंगे। और जैसे कि देखिए, आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या काम है कि जो सरकार में है उन्हें एक आईना दिखाना। तो जब हम अपनी बात करते हैं तो सामने जो सरकार में है उनकी नाकामी, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहे, ये बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम निंदा करते हैं, वो निंदा नहीं है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव, एक जैसे कि किसी को मतलब काम कैसा करना चाहिए उसकी एक जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोगों तक पहुँच कर तो उस तरह से हम लोगों से बात करके उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव में आप हमें वोट दीजिए, क्योंकि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इस तरह का काम करके आपकी सेवा करेंगे। आपकी पार्टी की जो स्थिति है उसको देखकर एक शेर याद आ रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों से कहा दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो इस चुनाव में आपकी लड़ाई जो है अजीत पवार साहब से, उनकी पार्टी से, जो आपकी पार्टी से टूट कर गए, उनसे एक बड़ा मुकाबला, उनसे कैसे निपटेंगे? विपक्ष तो अलग है। देखो, आपने कहा कि अपनों ने लूटा, लेकिन जो अगर आपको लूटता है वो अपना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो अपने थे ही नहीं। मेरा मतलब एक दिल से बात है ये कि अगर वो अपने होते तो अपनों को नहीं लूटते। और हमारी कश्ती तो बहुत तैर रही है, वो पानी आप गहरी हो या कुछ हो, कोई मुझे आपने तो अभी एक कह दी तो मैं भी आपको कह देता हूँ। कबीरदास जी का एक दुआ है, कबीरदास जी का ऐसा दुआ है कि कबीरा गर न कर, कबू न हंसे कोई, अभी नाव समंदर में है, न जाने कब क्या हुए। तो नाव समंदर में तो सबकी है, लेकिन किसकी नाव डूबेगी वो किसी को पता नहीं। जो घमंड करते हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनकी भी नाव जो है समंदर में है, और जो मल्लाह है वो नाव किस तरह ले जाता है उसके ऊपर है। और हमारे पास तो आदरणीय शरद पवार साहब है, तो हमारी नाव तो डूब नहीं सकती।
तो ये बात जो है वो प्रोत्साहन लेकर, वो ऊर्जा पवार साहब का लेकर हम जा रहे हैं। और जाने वाले जाते रहते हैं, आने वाले आते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जब जिक्र किया था कि ये लोग पार्टी तोड़ कर नहीं गए, छोड़ कर गए। और छोड़ने वाले जाकर अपने खुद देखिए उनकी हालत क्या है। भाजपा जो है उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या काम था कि किसी का घर तोड़ना, किसी की पार्टी तोड़ कर लेना। और आपको मैं एक कहता हूँ सिंपल बात है, ये जो भाजपा ने पाप किया ना वो तो भुगतेंगे, लेकिन आज चुनाव में अजीत पवार ग्रुप के जो लोग जो साथ में गए हैं, एक नाथ शिंदे के ग्रुप जो साथ में है, राज ठाकरे को लिया है, इन सब का मिलाकर जो पाप है ना वो धोते धोते भाजपा जो है मुश्किल में आएंगी और उनके वजह से उनकी सीटें जाएंगी। माझा एक म्हणजे असा प्रश्न आहे की तुम्ही मागच्या 18 वर्षापासून पक्षाशी जोडलेले आहे, की पूर्ण सत्तेचा कालखंड होता ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी सत्तेमध्ये होती अगदी सुरुवातीपासून आतापर्यंत, गेल्या वर्षात 1.5 वर्षापर्यंत। या सगळ्याच्यामध्ये शरद पवारांव्यतिरिक्त दुसरं नेतृत्व हे कुठेच असं पुढे आलं नाही, की जो आक्षेप अजितदादा पण घेतात की किती वर्ष आम्ही तुमच्या सावलीत राहायचं किंवा आम्ही तुमच्या सोबत राहायचं। याचं मागचं नेमकं कारण काय? कारण तुम्ही पण आता म्हणताय की आमची नाव जी आहे ती शरद पवार साहेबच किनाऱ्यावर नेतील किंवा काय, कुठे त्याच्या हातात नेतृत्व आहे। कुठल्याही कुटुंबात आई वडील आहे त्यांचं नाव आपण लावतो ना, आई वडिलांचंच नाव असतो, पण मुलगा मुलगी पुढे जातात ना। अजितदादा जेव्हा सांगतात की आमचं काहीच नाही, आमचं काहीच नाही झालं, 15 वर्ष त्यांना किती मंत्रिपद बुजवले, काय काय दिलं त्यांनी? कोण आदरणीय पवार साहेब मंत्री होते? नाही ना, अजितदादा मंत्री होते। सुप्रियाताई त्यांना फक्त खासदारकी दिली, केंद्रात काय मंत्रिपद दिलं काय? आता बोलतात ना, बोलतात अंगूर खट्टे बोलतात ना आपण, आता बोलायसाठी काय पण बोलतात। पण पक्षात, आमच्या पक्षात जेवढं लोकतंत्र होता ना, बोलतात डेमोक्रॅटिक प्रोसेस जेवढा आमच्या पक्षात होता ना आणि आहे आता, होता का बोलतोय, जेव्हा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल साहेब हे सर्व लोक होती, निर्णय घेताना सर्व एकत्र बसून, मी स्वतः बसलेलो तिकडे, आदरणीय पवार साहेब बसत होते आणि ही सर्व लोक बसून तिकडे बोलत होती, ते ऐकून घेत होते। कुठला दुसऱ्या पक्षाचं नाव मला सांगा जिकडे त्यांचा जे अध्यक्ष आणि ऐकून घेतात? ठीक आहे, तुम्ही माझा प्रश्न, मी जे सांगितलं त्याच्यावरती तुम्ही सांगितलं की पवार साहेबांचं नाव, हो मी सांगतो ना पवार साहेब, पण कुठला एक मान, देयर हॅज टू बी अ लीडर ना, आणि त्या नावाने आपण पुढे जातो। बाकी जेवढे नेते तुम्ही नाव घ्या ना, छगन भुजबळ साहेब आज काय होते, काय झाले? त्यांना पद दिली ना, आता कुठे आणि आता काय झालं त्यांचं? रडतायत ना त्यांना, तो मला तिकीट नहीं मिल रहा इसलिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल साहेब पण ते ठीक आहे, सर्व बोलतात की माझं अस्तित्व आहे, मी स्वतः आहे, पण त्यांना कोणी पुढे आणलं, कोणी काय केलं? हे चुकीचं आहे। तर अजितदादा आता बोलायला बोलतील, कारण त्यांना का एक खरंच मला सांगू, त्यांना बोलायला कोण सांगत आहे म्हणून बोलत आहेत। आणि जेव्हा ते पक्षात होते का हात बांधला होता का त्यांचा, तोंडात पट्टी होती का तेव्हा त्यांचा? जास्त कोण बोलता? माझा प्रश्न, तुम्ही पत्रकार, आप सब पत्रकार बैठे यहाँ पर, जब इंटरव्यूज होते थे या पेपर में आते थे, सबसे ज्यादा बोलने के लिए सिर्फ पवार साहब बोलते थे कि सबका स्टेटमेंट आता था, सर्वांचा स्टेटमेंट होता ना, त्यांना दिलं संधी म्हणूनच बोलत होते ना ते। पण मग आता काय हवं? काय ते याच्या व्यतिरिक्त अजून काय हवं? म्हणजे कोणते अंगूर खट्टे थे? कौन से अंगूर खट्टे? अंगूर चाहिए थे? अंगूर खट्टे नहीं थे, शायद कहीं जेल में जाकर कुछ दाल पतली खानी पड़ेगी इसलिए सब किया, और कुछ नहीं। बाहर अंगूर जो मिल रहा था उनको खट्टे लगे, फिर पता चला कि भाई अभी कहीं और जाकर दाल पीना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम बाहर रहता अच्छा। देखो असं आहे की केंद्रीय यंत्रणा, आम्ही स्पष्टपणे सांगत आहोत की केंद्रीय यंत्रणा जे वापर होत आहे ना, त्यामुळे ठीक आहे तुम्ही बोलणार मग केंद्रीय यंत्रणा का वापरतात, चूक काय केली असेल? मला एक सांगा तुम्ही साहेब, 15 वर्ष 70,000 कोटी, 70,000 करोड का घोटाला आहे, धरण घोटाला हे आहे ते आहे। अजित पवार साहेबांचा स्टेटमेंट आहे की पाणी नसेल तुम्ही काय धरणात जाऊन काय करू काय? मी प्रत्येक चर्चेवर बसलो की मला सांगायचे 70,000, तेवढंच। हे अँकर, बीजेपीचे अँकर लोक येतात 17,000 करोड, आता काय झालं? म्हणजे धुतलं त्यांना वॉशिंग मशीनमध्ये। तर आपले एक विधायक आहे महाराष्ट्राचे असेंब्लीमध्ये सांगतो, बोला गुजरात से हमारा वॉशिंग पाउडर आता है और वॉशिंग मशीन में हम डाल के धुल के बाहर निकालतो। आता बोलून काय फायदा नाही, लोक पण समजतात, लोकांना काय म्हणजे त्यांना कल्पना आहे की एक खोटं बोलतात, रेटून बोलतात, बोलून। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी फक्त शरदचंद्र पवार
यांच्या घराण्यामध्ये सामील आहे असा एक आरोप केला होता की फक्त शरदचंद्र पवार, सुप्रियाताई त्यांची मुलगी जी आहे रोहित सुद्धा पुन्हा आला, तर ह्यांना डॅमेज करण्यासाठी व्हिडिओ वगैरे लावले रोहितला किंवा सुप्रियाताईचं बदनामी करण्यात येते. हे सर्वप्रथम तर तुम्ही विचारता ना की फक्त शरदचंद्र पवार ते कुटुंबाले आणि नाव घेतलं तुम्ही तीनच, पण पक्षात किती लोक आहेत ते सर्व पवार नाहीत ना. तर हे खोटा आरोप आहे की भाई फक्त पवार जे आहेत त्यांना संधी मिळते. आता तिकडे गेलेले लोक माणसं बोलतात आम्हाला काय, ते सुनील तटकरे बोलतात आम्हाला काय भेटलं नाही. अरे यार, आता मला हसून पण किती हसू मी ऐकून. सुनील तटकरे मंत्रीपद, मुलगी अदिती मंत्रीपद, त्यांचा मुलगा अनिकेत मंत्रीपद, पुतण्या मंत्रीपद, त्यांचे दुसरे आजूबाजू त्यांना बोलायला नाही तर त्यांना पण पद देऊन ठेवली. आणि टार्गेट केला जातोय. रोहित दादा पवार यांना पण टार्गेट केलाच ईडी मार्फत. पवार साहेबांना पण टार्गेट केला होता, पण साहेब बोले मी येतो, आप मुझे वहां ढूंढ रहे, मैं आपकी यहाँ राह देख रहा हूँ. झालं काय होणार नाही. सत्य जे आहेत ना, सुप्रीम कोर्ट आहे आपल्या देशात, सुप्रीम कोर्टवर विश्वास आहे. सुप्रीम कोर्ट आपला काम करत आहे. आता तुम्हाला सांगतो ना, इलेक्शन कमिशननी काय केलं, आमचं चुनाव चिन्ह काढून देऊन टाकलं. 10th शेड्यूल, अँटी डिफेक्शन लॉ, किती सर लॉ आहेत ना, त्याचं पालन काय केलं नाही आणि देऊन टाकला चुनाव चिन्ह. सुप्रीम कोर्ट ने क्या सांगितलं, न्याय प्रविष्टर, यहाँ पर भी आप लॉक लगाओगे उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखो. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट आहे देशात, ते खरं बोलणारी माणसांना त्यांना भीती नसतात. एवढं मी सांगतो. पवार साहेब बारामतीपुरते मर्यादित करण्याचा प्रयत्न वाटतोय या सगळ्या याच्यामध्ये, म्हणजे यांना सुनेत्राताईंना दिलं तिकीट. त्यांना काही इलाजच नव्हता ना. बघा तुम्हाला सांगतो मी, एक खरं आहे, मी काय कोई ज्योतिष नाही केलं, पण भाजपाला आहे ना, अजितदादा पवार किंवा कुठल्याही लोक जे तिकडे गेले ना, त्यांचा पॉलिटिकल करिअर संपवायचा प्रयत्न आहे. म्हणून त्यांना काय वाटतं की सुप्रियाताई, सुनेत्राताई एकमेकांशी लढवणार आणि ते त्यांचं करिअर संपवणार, असाच विचार करतात. पण बारामतीची जनता जी आहे ना, त्यांना माहीत आहे त्यांना कोण सेवा करणार आहे, त्यांचं कोण सेवा करत आहे. आयुष्य गेली ते अजितदादा काल कुठेतरी बोलत आहे की सब पवार साहेबांनी त्यांनीच केलं, आम्ही काय केलं नाही. केलं ना तुम्ही. आता ते जनता निर्णय घेणार, कोणी किती केलं आणि कसं केलं. करू द्या ना बारामती जनताला निर्णय, तेच करतील, देशाची जनता निर्णय करते. ठीक है. बारामती में जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि सुप्रिया जी वहां से जीत रही? देखिए, हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि सुप्रियाताई जीतेगी. क्यों इसलिए कहता हूँ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उन्होंने काम किया है. और आप देखिए, एक बात आप लोगों सबको बताना चाहता हूँ. बारामती लोकसभा क्षेत्र, जहाँ इंदापुर आता है, खड़गवासला आता है, सब आता है, और बारामती विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत अलग चीज़ है. एक इतना बड़ा है और एक इतना छोटा है. तो अगर बारामती में काम किया है तो अजीत पवार जी ने बारामती में काम नहीं किया, बारामती में काम किया. लेकिन बारामती लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय पवार साहब ने काम किया, सुप्रियाताई सुनी ने काम किया, और आज जो वोट देने जा रहे हैं वो बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोग वोट देने जा रहे हैं. तो अगर आप किसी को भी अगर ये सोच है कि बारामती के लोग जो है बारामती में वोट देंगे, तो आपका कहने का अर्थ है कि पर्टिकुलर जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं से कुछ एज हो सकता है, हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि लोग जानते हैं ना, सुप्रियाताई संसद रत्न रह चुकी है. कब मिलता है आप लोग को ये पद, ये अवार्ड कब मिलता है? तब आपने काम किया तब मिलता है, राइट. और जैसे मैंने कहा, एक क्लियर है, बारामती लोकसभा क्षेत्र, बारामती विधानसभा क्षेत्र बहुत फर्क है. और लोकसभा क्षेत्र के लोग सुप्रियाताई को वोट देंगे. ठीक है, अजीत दादा ने काम किया. हम ना देखिए, बेवफा हो जाते लोग, हम उनमें से नहीं. अजीत दादा ने अपना काम किया है, लेकिन वो बारामती क्षेत्र में किया है. बारामती लोकसभा क्षेत्र में और बारामती विधानसभा क्षेत्र में सुप्रियाताई ने काम किया, तो उस तरह के वोट मिलेंगे. सर, कल पोल जब हुए तो उसके बाद जो शरद पवार का फ्रैक्शन था, उन्होंने ये आरोप लगाया था अजित पवार फ्रैक्शन पर कि पोल कोड का इन्होंने वायलेशन किया. तो वो आप लोग ने किस बिना? देखिए, कंप्लीट वायलेशन है. सबसे पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें, हम बार बार कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरफ झुकाव है, किसके लिए काम कर रही है, वो सब सिद्ध हो रहा है. ये देखिए, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. वो छोड़कर वो निर्णय देती. आज मतलब सामान्य आदमी, आप बाहर जाके लोग चाय पीने बैठे तो पूछे तो बताइए कि वो इलेक्शन कमीशन किस तरह का काम कर रहा है. अब
बोलते हैं ना कि धर्म जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर आपने वोट नहीं मांगना चाहिए। आप बैनर देखिए, पोस्टर देखिए, सब देखिए। आज मेरा नाम क्लाइड क्रास्ट है, आपके सामने जय श्री राम बोलता हूँ मैं मानता हूँ राम जी में, जय श्री कृष्ण बोलता हूँ मैं। मुझे मत कहिए क्या बोलना है, मेरे दिल से आवाज़ आएगी तो मैं बोल दूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर उसको पालन करना पड़ेगा। आप कहीं स्टेज पर जाके बोलते हैं कि भाई ठपा ठप वोट मारे तो हम तुमको फंड देंगे, तो आप फिर क्या बोल रहे हैं, मतलब कि रिश्वत दे रहे हैं ना। थोड़े दिन पहले अजीत पवार जी ने क्या कहा कि अगर आप मुझे यहाँ वोट नहीं दोगे तो मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं, तो मतलब आप ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ये सब वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसका संज्ञान लेना चाहिए। यू हैव टू लुक इनटू दिस। मतलब एक नियम इनके लिए, एक नियम इनके लिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। देश सबका है, भारत माता की जय तो सबको बोलना पड़ेगा कि भारत हमारा है, इंडिया भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। तो आप कहोगे कि मुझे मैं भारत माता की जय बोल, मैं तुम्हारे बोलने पर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्योंकि मेरे भारत माता की जय है, मुझे पता है। तुम आपसे बोलने से नहीं होने वाला है। और आप अगर भारत माता की जय बोलते हैं तो आप पेट्रियोटिक है, और जो नहीं बोलता है वो नहीं है, भूल जाइए। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और आप जाकर बोले मैं भारतवासी हूँ, तब नहीं। भारतवासी आप कब होते, यहाँ से मैं बाहर निकलूँ और अगर किसी को तकलीफ है और उसकी मदद करूँ तो मैं भारत का वासी हूँ। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए हम जो भी है उल्लंघन हो रहा है उसको जो है फर्ज समझकर, और हमारा काम है कि इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट के सामने ये लाना। सर अभी इतनी बड़ी जो बगावत हुई टूट के बाद में, तो आपको क्या लगता है महायुति इतनी मजबूत जो बोला है महाशक्ति बोला जा रहा है, उसके सामने आप लोग मतलब तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि आप लोग जो मतभेद है दूर हुए कि नहीं महाविकास आघाड़ी में, तो आपको कैसे लगता है कि मतलब कैसे कौन से मतभेद? कुछ सीटों में आपको जो तो बताता हूँ आपको मैं। बम्बई में हमारी सभी सीटें डिक्लेयर हो गई। महायुति आपने सवाल किया, महायुति की तो अब इस दक्षिण मुंबई, हम तो दक्षिण मुंबई में बैठे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ एक एक चरण को क्लियर कर हाँ, तो क्या बाकी तो टाइम है। हाँ, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है जो उन्होंने चरण के पहले डिक्लेयर की सीट। तो आपका मतलब उनका कहना, सॉरी आपका नहीं, उनका कहना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मूर्ख लोग है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब चरण के हिसाब से काम करना नहीं आता, डर कर उन्होंने दे दिया। देखिए सब ढकोसले है, जाने दीजिए। शब्द सही हो रहा है ना, मैंने गलत तो नहीं ना? हाँ, बोले जाने दीजिए। ये सब होता है, मतलब आज बच्चे में वो हंसने लगे कि भाई ये सब स्टोरी कहानियां किसी और को सुनाए यार, हमको नहीं, हम पता है। चरण के हिसाब से जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कर रहे हैं, बाकी उम्मीदवार भी नहीं है। और क्या करना है, कौन उम्मीदवार आएगा, जीतेगा नहीं जीतेगा वो भी बता नहीं। हमारी तो तैयारी है ना, आइए मैदान में। हम तो बोल रहे हैं आइए मैदान में, दो हाथ हो जाए, लेकिन तैयारी नहीं को आने को, तैयारी नहीं है इनके पास। 400 पार, 370, मतलब यार आंकड़े। तो कभी कभी तो मैं परसों को बोल रहा था कि महायुति वाले जो भाजपा वाले बोले महाराष्ट्र में 48 सीट्स है, 48 सीट है, 45 सीट आएंगे। तो मैं बोला कि बहुत गलत बोला। तो बोला क्यों गलत बोला, कम आएंगे? बोला नहीं, 50-55 तो सीट आएंगे। तो बोला 48 सीट में से 50-55 कैसे आएंगे? तो बोला मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दक्षिण मुंबई में भी 2 सीटें हाँ हो सकती है। बोला राहुल नार्वेकर और मिलिंद देवरा दोनों जीत सकते हैं, उसमें क्या है, खड़े नहीं रहे तो भी जीत सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये हाँ, काही ठिकाणी म्हणजे भाजपाच्या विरोधामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे, त्याचे व्हिडिओज आपण बघतो. बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा होते तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की महाराष्ट्राचा पंतप्रधान मला बघायला आवडेल, माझं बिनशर्त सपोर्ट. आता इंडिया आलाय सगळे आहेत, ममताताई नाराज आहेत, काही नाराज आहेत, तेजस्वी यादव आहे, अनेक इच्छुक आहेत. मला वाटतं जर सरकार आला तर पवारसाहेब पंतप्रधान होऊ बघा शकतात. तुम्हाला स्पष्ट सांगतो मी, आणि एकदम क्लिअर कट आदरणीय पवार साहेबांनी सांगितलं की मला पंतप्रधान होण्याच्या काही इच्छाच नाही आणि मी अपेक्षा करत पण नाही, कारण त्यांना फक्त लोकांची सेवा करायची. आता ते बोलले की मैं आगे सिर्फ लोगों की सेवा करूंगा. ते हे लोक स्पिन टाकतात, बोला पवार साहब वॉन्ट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, आणि काही नाही. ते स्वतः त्यांनी सांगितले मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे पंतप्रधान नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं सिर्फ लोगों की सेवा करूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा.
कारण मग तुम्ही एकदम म्हणजे पवार साहेबांच्या समजा क्लोज आहे, तुम्ही रोज त्यांना भेटत असाल किंवा त्यांना म्हणजे खूप एकदम असं काही गोष्टी जवळून पाहत असाल. अजितदादा बाहेर पडल्यानंतर पवार साहेबांचा पहिला दिवस कसा होता? साहेब मी तुम्हाला बरं अगदी तुम्हाला तुम्ही म्हणाल आपण नाही, म्हणजे रेकॉर्ड सांगा. नाही मी ऑन रेकॉर्ड सांगतो तुम्हाला. मी ऑन रेकॉर्ड सांगतो तुम्हाला की 2 दिवसानंतर मी साहेबांना भेटायला गेलो आणि साहेब माझं तोंड बघून त्यांना माहिती होतं की प्रश्न काय येणार आहे. तर मला फक्त सांगितलं तू जसं काम करतोय तसं करत राहा आणि मी कुठे जाणार नाही, आम्ही इकडे जाऊ. बस तेवढं सांगितलं. ते 2-3 वाक्यामध्ये संपूर्ण पुस्तक वाचून घेतलं मी आणि आपलं काम करतोय. तर तुम्हाला वाटतं का की अजित पवारांसोबत पुन्हा मनोमिलन होईल, पुन्हा एकत्र येईल? मला नाही वाटत. मला काय झालं दॅट बोलतो ना दॅट वॉटर हॅज फ्लोन अंडर द ब्रिज. ते झालं आता काय एवढं नाही. जायचं होतं काय करायचं होतं ते पूर्वी झालं 2019 मध्ये पूर्वी गेले तेव्हापासून. आता काय परत आले तर विचार ते आता मी खरं सांगू मी सांगू शकत नाही. ते विषय जे आहे ते कौटुंबिक विषय आहे आणि वेगळं आहे. ते पर्सनल स्पेसमध्ये मी जाऊन त्याचा काय फायदा नाही. तर पक्षाबद्दल काय सांगाल? तुमचं पुढचं विजन काय आहे किंवा योजना काय आहे? विजन सिंपल आहे, लोकांची सेवा करायची. आणि तुम्ही आता आम्ही मॅनिफेस्टो करतो, आम्ही असं करूया तसं करूया, ठीक आहे, कारण अमुक पॉईंटच आमच्याकडे ते घेऊन पुढे चालतो आम्ही. पण जसं माझा एक एक्सपिरियन्स आहे टू हेल्प पीपल, इट्स अ डेली प्रोसेस. रोजचा रोज काय आज मला जे प्रॉब्लेम आहे किंवा काय खंत आहे, उद्या ज्याच जागेवर इकडेच बसून ते खंत काय वेगळं होणार. तर आज मी डिसाईड करू त्याच्याऐवजी आजचा प्रॉब्लेम आज सॉल्व्ह करायचा, आजचा फायदा आज द्यायचा लोकांना, उद्याचा फायदा उद्या द्यायचा. असं एक ऑन गोईंग प्रोसेस आहे. यू कॅनॉट होल्ड इट बॅक. प्रोसेस चालत राहिला, लोकांची सेवा करा. आणि पक्षाचा उद्देश आदरणीय पवार साहेबांनी नेहमी आम्हाला हे सांगितलं आहे की 80% समाजकारण, 20% राजकारण. पण खरं सांगू आमच्या पक्षात आता पवार साहेब स्वतः मला वाटतं 100% समाजकारणच करतात, राजकारण हा दिसतच नाही. आणि ते बोलतात ना पवार साहेब का माइंड बहुत शार्प है. पण मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की मोर दॅन अ पॉलिटिशियन, पवार साहेब इज अ मॅन हू अंडरस्टँड्स पॉलिटिकल सायन्स. आणि पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे काय? पॉलिटिकल सायन्स मीन्स गव्हर्नन्स, सिविक्स, लोकांची सेवा कशा करायची, व्हॉट पीपल वॉन्ट. आणि पवार साहेब पॉलिटिकल सायन्स जे आहे त्याप्रमाणे आपलं पॉलिटिक्स करतात. तुम्ही मला एक सांगा कुठल्याही स्पीचमध्ये आदरणीय सांगतोय, आदरणीय मोदीजी, कारण ते माझी पण पंतप्रधान आहेत. असं नाही की ते भाजपाचे नेता आहे, माझे नेता नाहीत ते, पण ते प्राईम मिनिस्टर, ही इज द प्राईम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री इंडिया. पण आज त्यांचं भाषण तुम्ही ऐका, मटन, मुसलमान, मोगल, काय काय बोलतात. लोकांना काय करणार, लोकांची काय सेवा करणार, लोकांना काय तर मैंने दिया है दिया है. आणि आदरणीय पवार साहेबांचं स्पीच तुम्ही ऐका, फक्त लोकांबद्दल बोलतात, लोकांसाठी काय करायचं तेच फरक आहे. आणि लोकांना हे नाही, मोगल झाला ते. आता तुम्ही हिस्ट्री बुकमधून काढून टाकलं मोगलांना. मग आमचे लढवई जे होते, शूरवीर होते, ते कोण किसके साथ में लढे, किसके साथ में लड़े? क्या पड़े? एक सिंपल बात है. तो ये सब चीज़ मायने नहीं रखती. लोगों को मतलब आज यहाँ से मैं जाऊँ, मुझे मेरी गाड़ी खड़ी है कि नहीं, टैक्सी खड़ी नहीं, ट्रैफिक में रुकूंगा, वो पड़ा है. मोगल वाले आके थोड़ी घोड़े चलाने वाले यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर. सर अलायंस में कितने सीट्स का टारगेट है देखिए महाराष्ट्र में? ये टारगेट तो जैसे मैंने कहा वो मोदी है तो मुमकिन है, उनको तो ज़्यादा हम ऐसा टारगेट नहीं आप रखते. लोग का क्या है? नहीं देखिए इंटरनल सर्वे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो बोलकर मतलब नहीं है. लेकिन इतना मैं बताता हूँ आपको कि जो अपेक्षा जो हम कर रहे थे पहले, उससे डेफिनेटली ज़्यादा होगा. क्योंकि शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा पिछले 10-15 दिन से है ना, काफ़ी फर्क आ रहा है. मतलब लोगों की नाराज़गी बीजेपी, उनके महायुति जो है उनके प्रति जरा मतलब बढ़ रहा है नाराज़गी. तो ये कहीं पर भी जा सकता है. मैं तो कहता हूँ ना, 2004 में जो काफ़ी सारे हम में से लोग जो 2004 में इंडिया शाइनिंग मोमेंट देखा था हमने, मतलब उस समय मुझे याद है प्रमोद महाजन जी ने बड़ा एक ऐसा रूम बनाया था जर्नलिस्टों के लिए, ये हम जीत कर आएंगे, ऐसा ऐसा किया था, तो हार गई. तो ये 2024 शायद 2004 का इंडिया शाइनिंग मोमेंट जो बीजेपी का था उस तरह का होगा. तो सरप्राइज मत होना, मैं इतना कहता हूँ. तो मुंबई में पवार साहब का मतलब पार्टी उतना ग्रोथ नहीं कर पाई जैसे कि मतलब बाकी के महाराष्ट्र के दूसरे मतलब पिछड़े आपको, उसकी क्या वजह है? देखिए जैसे आपने सवाल किया, अभी मैं
कुछ तो डिफ्लेक्ट नहीं करूँगा, सच्चाई सच्चाई सामने है। लेकिन हम जैसे बम्बई में रहने वाले लोग हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लोगों को लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस इज़ अ रूरल पार्टी, मतलब ग्रामीण पार्टी है। तो कहीं ना कहीं वो समय बीत गया और एक समझदार लोग, मतलब जो पढ़े लिखे मुंबई के लोग, वो एक्सेप्ट नहीं कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, अब एक सिंपल बात है, अगर आपका यही अगर नापदंड लेकर चले तो लोग शिवसेना को क्या कहते थे, मतलब झगड़ा करते हैं, ये करते हैं। लेकिन बॉम्बे में बीएमसी में 25-30 साल तो शिवसेना ही आती थी ना, वही लोग वोट दे रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों की समझ कुछ अलग है, शायद कहीं हमारी भी कुछ कमी होगी, मतलब ये झूठ बोलकर तो कहीं हम कम पड़ गए, लेकिन वो बढ़ रहा है, वो फर्क आ रहा है, आगे बढ़कर हम करेंगे। और पार्टी ऊपर देखिए, आपको बताता हूँ मैं कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं ना, स्प्लिट हो गया, आप लोगों की पार्टी में कोई नहीं है, आप फिर भी हमारे सभा में आइए, बम्बई में आइए, पार्टी में कितने लोग आते हैं। तो हमारा काडर है, लोग हैं, आज भी लोग हमको जो है पूछते हैं कि। और एक बात है, फिर से बात वहीं पर आती है कि पवार साहब के लिए काफ़ी है, लेकिन शायद जो लोग वोट देते हैं वो शायद नहीं आते, जो हमें वोट देने वाले वो शायद वोटिंग के समय नहीं आते। तो ठीक है, वो समय समय की बात है, वो चेंज तो होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी है हमारा ग्राफ जो है नीचे नहीं जा रहा है, या स्थिर रहता है या ऊपर जाता है। एक योगायोग कायम पाहायला मिळतो की पवार साहेब मोदींना जेव्हा भेटायला जातात त्याच्यानंतर छगन भुजबळ जेलमध्ये जातात, दुसऱ्यांदा भेटायला जातात त्यावेळी अनिल देशमुख जेलमध्ये जातात, तिसऱ्यांदा भेटतात त्यावेळी संजय राऊत जेलमध्ये जातात। हा काय योगायोग आहे? मग ते त्यांनाच विचारावं लागेल, मोदीजी कोणाला घाबरतात, कुठला प्रेशर टाकून ते करतायत, तर बघावं लागेल ना, त्यांनाच विचारावं लागेल। त्याच आहे, पण त्यांच्या त्या भेटीनंतर हे सगळे असं काय नाही, योगायोग काय? नाही ते योगायोग त्यांनी क्रिएट केला असेल दाखवायला, काय ठीक आहे ना, तर काय हरकत नाही, त्यांना करू द्यायचे। गुरुजी बोलतात ना, मोदी जी बोले हमारे गुरु है करके, ठीक है। आप सभी श्रोता से मेरी एक ही गुजारिश है कि सोच समझ कर आप वोट दीजिए, और वोट जाकर जरूर दीजिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या फायदा है, वही के वही लोग आएंगे और वही के लोग अपना उस तरह से काम करेंगे, इसी वजह से शायद अच्छे लोग नहीं आते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राजकारण जो है, पॉलिटिक्स इज डर्टी, लोग बोलते हैं, इट इज नॉट डर्टी। राजकारण को, पॉलिटिक्स को आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आदरणीय पवार साहब जैसे कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, गवर्नेंस, अच्छे लोग जब तक राजकारण में नहीं आएंगे तब तक राजकारण आप जिस हिसाब से सोचते हैं, अगर पॉलिटिक्स इज डर्टी, वो रहेगा। अगर अच्छे लोग आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, जो पॉलिटिकल साइंस समझते हैं, वो अगर राजकारण में आएंगे और गवर्नेंस करने की सोचेंगे तो अपने देश का फायदा होगा और पॉलिटिक्स विल गेट मच बेटर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनती, एक तो आप वोट दीजिए, जरूर वोट दीजिए, और राजकारण में लोगों की सेवा करने के लिए आइए। वो एक कंक्लूडिंग सवाल है कि सेवा करने के लिए आए, तो केजरीवाल भी तो वही सोच कर आए। तो वो सोच कर आए कुछ और कर गए कुछ, तो ठीक है। लेकिन क्या है, देखिए, केजरीवाल जी को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या होता है ना कि अभी आपने सवाल पूछ लिया तो जवाब सुन लीजिए। भाजपा को क्या होता है मालूम है? पढ़ा लिखा आदमी था, नहीं, ऑलरेडी अच्छा गवर्नमेंट जॉब में था, तो सेवा करने आया, आराम से- नहीं सेवा करने आया। लेकिन जब भाजपा को पता चला कि ये कोई सेवा करने आ रहा है और अच्छा करेगा, जो जो अच्छा करते हैं ना, भाजपा को वो लोग नहीं चाहिए, इसलिए उनको तकलीफ देते हैं। आज मैं भी कहता हूँ, उनको अगर लगेगा तो तकलीफ मुझे भी आएगी, मैं भी तैयार हूँ, तो ठीक है। लेकिन मतलब आइए, जेल जाने के लिए भी मेंटली तैयार होकर भी आना पड़ेगा। हाँ, सब चीज में जो सोचना ही पड़ेगा, भी कुछ भी हो सकता है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, आप हमारे दफ्तर में आए और हम सबसे बहुत बढ़िया बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।